तो कड़क बात में आपका स्वागत है और हम आज बात करेंगे उस इज़राइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है वो कहाँ आज वो लड़ाई कहाँ खड़ी है। क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है इज़राइल के ऊपर, आज भी हमले किए इसने, जिस तरह से मिसाइल मारे हैं और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसे लग नहीं रहा है कि ईरान भी मानने के लिए तैयार है। और जिस तरह से अमेरिका और इज़राइल ने जो दबाव बनाया हुआ है ईरान के ऊपर कि या तो सरेंडर कर दो या फिर नहीं तो ख़त्म हो जाओगे, उसमें उस जो कहानी का जो जो स्क्रिप्ट में है उसमें थोड़ी सी डिले दिख रहा है। क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है और ये हमले भी ऐसे हो रहे हैं कि जो कि रिहायशी इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पर आज भी जिस तरह से वह ऑफिसेज़ में हमले किए हैं वहाँ पर वो किए हैं, तो इजराइल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और लगता है कि शायद संजय जी कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है अमेरिका इजराइल ने मिल करके। क्योंकि आज जो दिख रहा है कि जब से इजराइल के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसके बाद खामोशी सी है थोड़ी सी, मतलब कुछ खबरें ऐसी नहीं आ रही हैं कि क्या प्लान है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े तूफान के पहले की खामोशी है या क्या है, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि ईरान में अभी आग बाकी है। और जिस तरह का कैलकुलेशन शायद इजराइल और अमेरिका ने किया था कि एकदम से वो ख़त्म कर देंगे, तो शायद उसमें उनका कुछ प्लान में कुछ चेंज दिख रहा है। हाँ, देखिए ये बात सही है कि थोड़ी सी कहीं समझने में चूक हुई है। इनको ये लग रहा था कि इजराइल को कि हमारा आयरन डोम बहुत ताकतवर है और हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि देखिए ईरान में और इजराइल में जमीनी युद्ध तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बहुत दूर हैं, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दोनों दूर हैं, बीच में 2-3 देश आ जाते हैं। तो सारी लड़ाई इनकी हवाई थी और उसमें इजराइल को ये कॉन्फिडेंस था कि हमारा एयरफोर्स उनकी इतनी मजबूत था, हमारा आयरन डोम सारी चीजें रोकेगा, मिसाइल हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे और हम ईरान पर लगातार अपनी मिसाइलें अटैक करके हम उनका बाजा बजा देंगे। लेकिन देखिए इसमें दोनों चीजें हुई कि इजराइल वैसा कर नहीं पा रहा है, नंबर एक चीज, और दूसरा इनका आयरन डोम उस तरह से आक्रमण को रोक भी नहीं पा रहा है। क्योंकि ईरान जिस तरह से लगातार वहां पे नुकसान कर रहा है वो तो साफ है कि ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। और ईरान के पास जखीरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो मैंने पढ़ा है या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले 3 साल से या 4 साल से ईरान को मालूम था कि ये होना है, आनी है, ये होगा, एक न एक दिन ये होना है। तो वो उनकी जो फैक्ट्रियां थी, उनकी फैक्ट्री में लगातार मिसाइल्स बन रही थी, मिसाइल्स स्टोरेज की जा रही थी और इस चीज़ की पूरी तैयारी हो रही थी। क्योंकि देखिए ये तब हो रहा है कि जब इजराइल ने पहले ही 2 दिन में जो ईरान के तमाम जितने बड़े सैन्य अधिकारी थे या वैज्ञानिक थे सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी अगर आप देखें कि ईरान में एयरफोर्स, आर्मी या उनका जिस तरह का भी जो है सारे जो टॉप लेवल के जितने कमांडर हैं उसको इजराइल ने मार दिए थे। बावजूद इसके अगर ईरान अगर इतने हमले कर रहा है और उस हमले को इजराइल अगर रोक नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी तो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खामनेई जो हैं वो तो छुपे हुए, बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन वो लगातार जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, वो लग नहीं रहा है कि वो कहीं भी रुकने का मूड है। शायद उन्होंने भी सोच रखा है कि उनका एक जिस जगह पे खड़े हैं अगर यहाँ से बैक ऑफ करते हैं तो उनकी बड़ी मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी जो खलीफा बनना चाह रहे थे उसी में बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। बिल्कुल डेंट पड़ेगा। और देखिए कहा ही जाता है कि वो पिछले कुछ समय से एक जगह नहीं ठहरते हैं, उनका ठिकाना लगातार बदलता रहता है, गुप्त ठिकाना, और उनके साथ पूरी की पूरी एक पलटन होती है। जो ईरान का सिक्योरिटी ग्रुप है सेना वाला, वो उनके साथ उसमें ये घिरे होते हैं। अब लेकिन ये भी है कि मोसाद ने जैसा मोसाद और इजराइल दोनों दावा कर रहे थे कि उन्होंने इनको ट्रैक किया हुआ है, जिस दिन चाहेंगे उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था। तो ये क्या इसमें सच्चाई कितनी है, और या ये हवाई है प्रेशर में, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा बाद में कि ख़त्म करना शायद अच्छा नहीं रहेगा, उसका जो रिएक्शंस होगा उसका कुछ ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में इजराइल और अमेरिका के दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल, कुल मिला के मुझको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय लिया है। अब वो 2 हफ्ते यहाँ पर वो देख रहे हैं कि 2 हफ्ते में चीज़ें हो क्या रही हैं। अगर इजराइल नुकसान कर पाता है, खामनेई ट्रैक हो जाते हैं, खामनेई को कहीं न कहीं से खामनेई या तो सरेंडर कर देते हैं, जो कि लग नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ईरान सरेंडर करने वाला है। तो ये 2 हफ्ते में इस लड़ाई किधर की तरफ जाती है, किसका कितना नुकसान होता है, इस पर फिर ट्रंप फैसला करेंगे या ट्रंप सामने आएंगे। लेकिन वो जो बातें हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं वहाँ पर रिजीम चेंज करने का, और ये खबरें ये भी आती हैं कि जिस तरह से
ईरान, थोड़ा सा हम बात इस पे भी कर लेते हैं कि 1979 तक, जो 1979 तक ईरान की जो शक्ल थी कुछ और थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ के राजा को हटाकर एक खामनेई जब से आए हैं, तो वहाँ इन्होंने कट्टरवाद को फैलाया, जहाँ पर और जिस कुछ साल पहले भी जिस तरह से वहाँ पर बुर्का को लेकर के वहाँ की महिलाओं ने जो जिस तरह से प्रदर्शन किए, और जिस तरह से खामनेई ने लोगों को फांसियों पर चढ़वा दिया, कई लोगों को मरवा दिया, वो तमाम चीज़ें। तो इंटरनल अभी ईरान का भी तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि खामनेई से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, मैंने खामनेई के बारे में काफ़ी कुछ इधर पढ़ा और कुछ रिपोर्ट्स भी लिखी हैं। खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी कूल आदमी हैं, बड़े तरीके से फैसले करते हैं, लेकिन विरोधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, विरोधियों को खत्म करवा देते हैं। और ये लगातार ईरान का इतिहास भी कह रहा है कि उन्होंने कोई भी विरोधी छोड़ा नहीं है और अपने सामने नहीं आने दिया है। पूरी की पूरी सत्ता पर वो एक तरह से काबिज हैं, कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ का जो राष्ट्रपति और सरकार भी होती है वो कठपुतली ज्यादा होती है, सारी चीजें उनके हाथ में ज्यादा हैं। दूसरे, खामनेई निश्चित रूप से एक तानाशाह की तरह हैं, और ये उनकी तानाशाही इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई को ही, बड़े भाई को जेल में डाल दिया था। बड़े भाई जब उनका विरोध करने लगे, उनके दोनों भतीजे ईरान से बाहर हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो दोनों लगातार कहते हैं कि खामनेई को जाना चाहिए और ईरान में अब इस्लामीकरण और ये सत्ता बदलने का समय आ गया है। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इनके दो बेटे खामनेई के, वो इनके खिलाफ हो गए थे। एक सेना में था लेकिन इनके खिलाफ होने लगा था, और दूसरा तो साथ में था ही नहीं जिसने आत्महत्या कर ली। दोनों की मृत्यु जो हुई वो संदेहास्पद थी। बिटिया के बारे में, बेटी भी इनकी, एक बेटी की डेथ हो गई, वो बाहर चली गई थी, उसके बारे में भी ऐसे कहा जाता है कि वो अपने पिता की जो विचारधारा थी, पूरे जो एक कट्टरपन था, उससे कहीं ना कहीं साथ में नहीं थी। और अगर आप ईरान को, पहले के ईरान को देखते हैं, तो वो ईरान एकदम अलग है। अगर ईरान उसी तरह से चल रहा होता तो आज ये दुनिया के सबसे आगे वाले देशों में होता, बहुत संपन्न देशों में होता, और वहां की लाइफ स्टाइल एकदम अलग होती। तो जो सारा किया धरा है ईरान आज जहां भी है, यहाँ तक कि अरब वर्ल्ड भी ये मानता है, सुन्नी लोग भी ये मानते हैं, वो खामनेई के कारण है। जिस तरह से वहाँ पे इस्लामीकरण हुआ और ईरान ने पूरे के पूरे खाड़ी को, इजराइल को प्रॉक्सी वार करके सबको और पिछले 45 साल से वही कर ही रहे हैं कि उनका पता नहीं क्या उनके दिमाग में ऐसा है कि वो सिर्फ इजराइल को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से वो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि और बाकी न्यूक्लियर उनका पावर होने का कोई वो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बर्बाद करने का उनका लक्ष्य है। इजराइल को बर्बाद करना, तो उनको वो तो छोटा शैतान इजराइल को कहते हैं, बड़ा शैतान अमेरिका को कहते हैं, उसको बर्बाद, क्योंकि प्रॉक्सी बनाने का कोई मतलब नहीं था। इन्होंने प्रॉक्सी बना करके इजराइल को घेरना चाहा, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। दूसरी, अरब वर्ग इनसे इसलिए चिढ़ा रहता है पूरे के पूरे खाड़ी देश, क्योंकि वहां पे सुन्नी है, और ये कहते हैं कि सुन्नी क्या है, हम तो सुन्नियों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, असली इस्लाम यही है और हम ही इस्लाम के अगुआ हैं, हम ही उसके नेता हैं। जिससे अरब का जो पूरा का पूरा कंट्री है, वहां पे सुन्नियों की बहुतायत है, ज्यादातर अरब वहां पे फूट पड़ी हुई है इनके साथ, इसीलिए लोग नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो है ये बात कहेंगे, हालांकि मतलब अब ये कुछ लोग इसको कहेंगे नहीं ये ज्यादा है, लेकिन असल में क्या है कि पूरे के पूरे खाड़ी युद्ध में जो अशांति फैली हुई है, इजराइल के साथ जो पूरा तनाव हो रहा है, गाजा पट्टी की आज जो हालत है, हिजबुल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, उसके लिए काफी हद तक खामनेई जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने और उनकी पॉलिसी जिम्मेदार है। इन्हें बरसों से पाला पोसा उसको, हिजबुल्लाह को, हमास को और हुती, लेकिन इजराइल ने इसके पहले, इजराइल ने बड़े ही स्ट्रेटजिक तरीके से इस पर काम करी है। उन्होंने बड़े ही इसके जो इनके ब्रांचेस थे, कि इजराइल को मना था कि मालूम था कि जिस दिन अगर ईरान पे अटैक करेंगे, अगर हिजबुल्लाह और हमास अगर पहले की शक्ल में होता तो इजराइल के बड़ा मुश्किलें खड़ी कर देता। इसके ईरान को खत्म करने से पहले इजराइल ने हमास को और हिजबुल्लाह को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज अगर आपने खबर पढ़ी भी होगी कि हिजबुल्लाह के जो भी बचे खुचे लोग हैं, उन्होंने तो इस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस, हमारे पास शक्ति इतनी नहीं है। हुती को भी काफ़ी हद तक इजराइल ने वो कर दिया। हुती एक थोड़ा बहुत बचा है जो एक फायर करता है, वो उसके पास मिसाइल देकर, वैसा कुछ नहीं है क्योंकि इजराइल में करेगा क्या, लेकिन मिसाइल कभी कभी बीच में छोड़ता रहता है। लेकिन इजराइल का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है और इजराइल दिख रहा है कि उसको करना क्या। अब तक उन्होंने साफ बोला कि उनका पहला प्लान था कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है उसको खत्म करेंगे। उन्होंने काफ़ी हद तक उसको डैमेज कर दिया। दूसरा है वहाँ रिजीम चेंज करने का, जिसको लेकर स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन खामनेई पीछे नहीं हट रहे। मुख्य बात वही है कि वहाँ पर हर कोई, यहाँ तक कि ईरान में खुद अंदरूनी तौर पर स्थितियाँ हैं, क्योंकि देखिए ईरान के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक तो आजाद ख्याल वाले लोग हैं, आजादी पसंद लोग हैं, डीएनए में तो उनका वही है। हाँ, डीएनए में उनके वही है। दूसरे बहुत इंटेलिजेंट हैं। वहाँ के इंटेलिजेंसी के बारे में माना जाता है कि वहाँ जितने बुद्धिमान लोग हैं वो दुनिया में वैसे बहुत कम होंगे। वहाँ की पढ़ाई
वहाँ की पढ़ाई बेहतरीन है, वहाँ की मतलब, और ये सारी की सारी जो पढ़ाई है, ये सारे के सारे जो कॉलेज हैं आज के नहीं है, ये शाह के जमाने के शुरू किए हुए हैं। तो वहाँ की पढ़ाई, तभी भारत के छात्र भी वहाँ पढ़ने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जो कि बहुत क्वालिटी वाली है। महिलाएं, नो डाउट वहाँ पर महिलाओं के ऊपर ड्रेस कोड है, बहुत पाबंदी है, लेकिन महिलाएं भी वहाँ पर जो उच्च शिक्षा लेती हैं, क्योंकि वो तालिबान तो नहीं है, वहाँ पे महिलाएं पढ़ती लिखती हैं, नौकरी करती हैं, लेकिन हाँ पर्दा है, हिजाब लगाना पड़ता है। वो महिलाएं भी लड़कों की तुलना में अपने साथ दूसरे समवर्ती सहकर्मियों की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं। तो महिलाएं अगर वहाँ पे विरोध करती हैं, कहती हैं कि नहीं हमको हमारा हक नहीं मिला, तो जायज़ भाई, वो वहाँ पर उनसे बेहतर हैं और वो साबित कर रही हैं। और ईरान के पास संसाधन की भी कोई कमी नहीं रही, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही, लेकिन जो खामनेई है उसका इस्तेमाल हमेशा वो कट्टरपंथ एक ऐसी सोच के लिए करते रहे जहाँ पर उनका लगता है कि एक ही लक्ष्य था कि इजराइल को और यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म करना, जिसमें वो सफल तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए उनके लाले पड़े हुए हैं, अभी बंकर में छुपे हैं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि इजराइल और अमेरिका का सामना करना भी खामनेई के वश का नहीं है। हो सकता है कुछ दिन लगे, लड़ाई थोड़ी लंबी चले। ये लड़ाई तो ईरान को हारनी ही है। हाँ, क्योंकि जैसा सद्दाम हुसैन की जो हालत हुई, जो इतिहास यही बताता है कि इस तरह के जिन लोगों ने कोशिश की उनका अंत बड़ा ही गंदा हुआ है। तो खामनेई के लिए भी इजराइल और अमेरिका का प्लान कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि खामनेई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार मिसाइलें मार रहा है, इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, रिहायशी इलाकों में मार रहा है। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला भी था कि देखिए हम तो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को और उनके सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक आम पब्लिक को भी वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ अब लगता है कि देखिए जो खामोशी है जो दोनों देशों के बीच में, वो है कहाँ किस तरह से और कितने दिन और लगते हैं कि एक निर्णायक स्थिति में पहुँचने का। तो हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। और आपने अगर कड़क को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हम बाकी हमारी खबरें जो हम अपडेट हैं इससे जुड़ी हुई आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।